शादी को लेकर बहुत उत्साहित थी। रचना ने जैसे ही उसे उसकी शादी का जोड़ा दिया, वो जोड़ा देखते ही निकी के चेहरे का रंग उड़ गया। शादी का काला जोड़ा और काले गहने देखते ही निकी रचना पर भड़कते हुए बोली, क्या ये कोई मजाक है रचना? काली चीजें तो मातम में पहनी जाती है, फिर मुझे काला जोड़ा क्यों दिया गया है? रचना सहमती हुई बोली, नहीं दीदी, ये कोई मजाक नहीं है। इस राजघराने की शादियों में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। निकी ने जमीन से शादी का जोड़ा उठाया और उसे दिखाकर डांटती हुई बोली, ये काला जोड़ा पहना जाता है यहाँ शादी में? रचना घबराई हुई आवाज में बोली, हाँ दीदी, इस घर में ऐसी बहुत सी परंपराएं और रिवाज हैं जो अभी आपको अजीब लगेंगे, पर धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। और फिर मैं क्या कर सकती हूँ? रानी माँ ने ही मुझे देने को कहा था, मैं तो बस मामूली सी नौकरानी हूँ। अचानक पीछे से आती पायलों की आवाज सुनकर निकी पीछे मुड़ी और पीयूष की मम्मी सुमित्रा को दरवाजे पे खड़ा देखकर चौंक गई। सुमित्रा कठोर आवाज में बोली, रचना सही कह रही है बहू, हमारे यहाँ की शादियाँ काले जोड़े में ही होती हैं। तुम ज्यादा मत सोचो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुरंत पुरानी हवेली के लिए निकलना है। उनके सामने निकी कुछ नहीं बोल पाई। वो बस उनकी बात मानते हुए तैयार होने ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई और अपना चेहरा आईने में निहारने लगी। वो अपने माथे में काले रंग का मांग टीका पहनती हुई मन ही मन सोचने लगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी बहुत सी हिंदू शादियां देखी हैं, पर ऐसा रिवाज आज तक कहीं नहीं देखा। खैर, तैयार तो होना ही होगा। उसने शादी का काला जोड़ा और सारे गहने पहन लिए। उसे लिपस्टिक भी काले रंग की दी गई थी। तैयार होने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। आईने में जब वो खुद को निहार रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई राजकुमारी नहीं बल्कि कोई डायन हो जो किसी का घर उजाड़ने जा रही हो। उसने इस तरह के श्रृंगार की कल्पना कभी नहीं की थी। हालांकि उसे पीयूष पर विश्वास था, इसलिए वो आश्वस्त भी थी कि पीयूष उसे कुछ नहीं होने देगा, वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। कुछ देर बाद निकी तैयार होकर सुमित्रा के साथ पुरानी हवेली पहुंची। वो हवेली किसी भूतिया हवेली सी लग रही थी। उस हवेली को देख एक बार तो निकी की खिड़की बंद गई। हवेली की स्थिति काफी जर्जर थी। वहाँ आसपास जितने भी पेड़ थे वो सूख चुके थे। उन पर सिर्फ शाखाएं थी जिनका अगला भाग किसी हथियार की तरह नुकीला था। हवेली की सभी खिड़कियों के ग्लास टूट चुके थे और थोड़ी सी भी हवा चलने से खिड़कियां चर चर की डरावनी आवाज निकालने लगती थी। 3 मंजिली वो हवेली ब्रिटिश और इंडियन वास्तुकला का एक मिश्रण थी। हवेली के प्रत्येक खंबे पर लताएं किसी सांप की तरह लिपटी हुई थी। ऊपर आसमान में चील उड़ रहे थे और काले काले बादल मंडरा रहे थे। एक काला कौवा पेड़ की डाल पर बैठा आंखें तरेर कर हवेली की तरफ ही देख रहा था और गांव गांव की आवाज निकाल उस माहौल को और भी डरावना बना रहा था। इसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। हवेली के सबसे ऊपर एक तिकोना कमरा बना हुआ था जिसके आगे एक बड़ी सी गोल घड़ी टंगी हुई थी। अचानक घड़ी ने टन टन की आवाज कर दोपहर के 12 बजाए, जिसे सुन निकी के दिल में भय समा गया। वो हवेली को देखकर चौंकती हुई बोली, ओह गॉड, ये तो एकदम किसी भूतिया हवेली जैसी दिख रही है। यहाँ कैसे शादी? ये सुन सुमित्रा डांट कर बोली, जुबान संभाल कर बात करो बहू रानी, ये हमारी पुश्तैनी हवेली है, इसके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। निकी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और माफी मांगती हुई बोली, सॉरी मम्मी जी, गलती से बोल गई। वो दोनों उस हवेली में एंटर कर उसके आंगन में आ गए। वहीं बीचों बीच
शादी का मंडप बनाया गया था, लेकिन वहां मंडप के नाम पर बीच में अग्नि की वेदी और उसके चारों ओर बैठने के लिए 3 स्थान। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे यहाँ शादी का माहौल हो। निकी ने गौर किया कि वहाँ किसी भी तरह की सजावट नहीं की गई थी, जैसा कि अक्सर शादियों में होता है कि मंडप को अच्छे से सजाया जाता है, हवेली को सजाया जाता है, जो दूर से ही देखने पर शादी समारोह जैसा लगता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। नई हवेली के मुकाबले ये पुरानी हवेली बहुत ही सुनसान और डरावनी लग रही थी। निकी का ध्यान मंडप पर कम और हवेली को निहारने पर ज्यादा था। उसे वहां के कमजोर खंभों और छतों को देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि इस हवेली की छत कभी भी गिर सकती है, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान को इस बात की परवाह ही नहीं थी। वो मन ही मन सोचती हुई बोली, यहाँ अगर छत गिरी तो मेरी मौत तो निश्चित है। ये हमें यहाँ शादी कराने लाए हैं या फिर मौत के मुंह में ढकेलने। मुझे लगा कि अगर इन्होंने मेरा स्वागत इतने धूमधाम से किया है तो शादी में तो और ज्यादा रौनक होगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि किसी चीज का मातम मनाया जा रहा है। मन में हजार सवाल लिए निकी शादी के मंडप के पास आई। घर के सभी सदस्यों के चेहरे पर गंभीरता थी। हंसी ठहाका तो दूर, कोई आपस में बात तक नहीं कर रहा था। तभी पीयूष के पिता ने सुमित्रा के पास आते ही कहा, कितनी देर लगा दी आपने यहाँ आने में, अब जल्दी से इन्हें मंडप में ले जाइए, बाबा इंतजार कर रहे हैं। सुमित्रा बोली, जी राजा साहब। निकी को जब मंडप में बिठाया गया तो वो चौंक गई। वो मंडप कम और शमशान घाट का कोई तांत्रिक स्थल ज्यादा लग रहा था। सामने की अग्नि वेदी वेदी कम और तंत्र कुंड ज्यादा लग रहा था। पूजा कराने वाला कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि एक तांत्रिक था, जो देखने से ही भयानक लग रहा था। उसने अपने गले में नरमुंड और हड्डियों की माला पहन रखी थी। दाढ़ी के बाल लंबे और घने थे और सर के बाल ऐसे जैसे कोई अघोरी हो। वहीं पास में एक खोखले मुंड में थोड़ा रक्त रखा हुआ था। साथ ही शव की हड्डियों की भस्म थी और कुछ अगरबत्तियां वहां एक खोपड़ी में गड़ी हुई थी। वहां ऐसा लग रहा था जैसे कोई शादी नहीं बल्कि तांत्रिक क्रिया की जा रही हो, जैसे किसी के लिए वशीकरण विधि अपनाई जा रही हो। हालांकि सभी को चुप देख निकी ने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। तांत्रिक ने कहा, वर वधू अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं। दोनों ने अपना हाथ आगे किया। तांत्रिक ने निकी और पीयूष के हाथ को एक साथ एक लाल कपड़े से बांध दिया। फिर उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर मंत्र पढ़ने शुरू किए। अट स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम अट अट स्वाहा। मंत्र पढ़ते हुए वो बाबा बगल में पड़े भस्म को एक हड्डी के चम्मच से जोर जोर से कुंड में फेंक रहा था। आग बार बार निकी के चेहरे के पास आकर भड़क उठती थी। निकी ये सब देखकर थोड़ा डरने लगी थी। उसके हृदय में डर ने घर कर लिया था, लेकिन उसका घूंघट से ढका चेहरा उसके डर को छुपा रहा था। वो मन ही मन डरती हुई बोली, ये किस तरह से मंत्र पढ़ रहे हैं? ये कैसी शादी है? शादी में भला ये सब हो क्या रहा है? और सब इतने चुप क्यों है? 1 मिनट बाद तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और स्वाहा मंत्र के साथ खोपड़ी में पड़े रक्त को कुंड में उड़ेल दिया। कुंड की अग्नि की लौ एक पल में बुझ गई। तांत्रिक ने पीयूष और निकी की तरफ देखा और फिर कहा, अब आप दोनों इस अग्नि वेदी के 5 फेरे लीजिए। अब निकी के सब्र का बांध टूट गया। वो आश्चर्य से बोली, 5 फेरे? पर फेरे तो 7 होते हैं ना बाबा, और वो भी इस बुझी हुई अग्नि में। ये कैसी शादी है? तांत्रिक ने निकी की तरफ गुस्से से घूर कर देखा, जैसे उसने ये
प्रश्न पूछकर न जाने कौन सा पाप कर दिया हो। उसका चेहरा बता रहा था कि उसके काम में रोक टोक उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी सुमित्रा ने झुककर निकी के कान में दबी आवाज में कहा, बहू, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। यहाँ सवाल नहीं करते, वक्त बहुत कम है। निकी ने आगे कुछ न बोलना ही उचित समझा। वो और पीयूष चुपचाप वेदी के फेरे लेने लगे। 5 फेरे पूरे हो जाने के बाद तांत्रिक ने उसके लाल बंधन को खोला और उसे वेदी में डाल दिया कि वो अग्नि फिर से दहक उठी। वो लाल बंधन जलकर भस्म हो गया। तांत्रिक खड़ा होता हुआ बोला, यहाँ की रस्म पूरी हो गई। अब आगे की रस्मों के लिए सभी हवेली के पीछे वाले कुंड में चलिए। निकी और पीयूष चुपचाप बाकी सदस्यों के साथ हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ चले। लेकिन इस अनोखी शादी से निकी अब भी अचरज में थी। वहीं वो इस बात से हैरान थी कि पीयूष इन रिवाजों का विरोध क्यों नहीं कर रहा था। उसे जैसा कहा जा रहा था वो चुपचाप मानता जा रहा था। ये सब उसकी समझ से परे हो रहा था। वो मन ही मन बोली, ना मंगलसूत्र पहनाया, ना ही सिंदूर लगाया, और फेरे भी केवल 5। ये आखिर कैसी शादी है? और सब कुछ यहाँ उल्टा क्यों हो रहा है? वो सभी उस कुंड के पास पहुंच चुके थे। तांत्रिक ने इशारा करते हुए कहा, अब आप अपनी पत्नी के साथ इस कुंड में उतरे और स्नान करें, तभी ये विवाह संपूर्ण माना जाएगा। पीयूष ने कहा, जी बाबा जी। वही निकी डर गई थी। पीयूष ने आगे कदम बढ़ाया था कि निकी उसका हाथ पकड़ धीरे से बोली, मुझे गहरे पानी से डर लगता है पीयूष, ये करना जरूरी है क्या? पीयूष ने उसे दिलासा देते हुए बोला, डरो मत निकी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ आओ, बस हो गया। पीयूष पर विश्वास कर वो उसका हाथ पकड़ कुंड के गहरे पानी में डरते डरते उतर गई। वो दोनों छाती तक पानी में डूब चुके थे। तभी तांत्रिक बोला, नहीं, आप दोनों को कम से कम 5 बार कुंड में डुबकी लगानी होगी, तभी मालिक प्रसन्न होंगे। निकी घबराहट और डर के मिश्रित भाव से बोली, क्या? कौन मालिक? ये क्या कह रहे हैं? पीयूष, मुझे बहुत डर लग रहा है। पीयूष ने समझाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा निकी, बस डुबकी ही तो लगानी है। निकी ने जैसे ही पानी में डुबकी लगाई, उस बाबा ने पीयूष की तरफ देखकर एक इशारा किया। इससे पहले कि निकी कुछ सोच पाती, पीयूष ने उसकी गर्दन दबोची और उसका सर पकड़कर पानी के अंदर जबरदस्ती डुबो दिया। निकी से पानी के अंदर सांस नहीं ली जा रही थी। वो छटपटाहट में अपने हाथ पैर चलाने लगी। पानी तेजी से निकी के पेट, नाक और मुंह में समाने लगा। निकी जोर जोर से चीखे जा रही थी, लेकिन पीयूष बार बार उसका सर पानी में डुबोए जा रहा था। पीयूष, नहीं, पीयूष, पीयूष। आखिर पीयूष ने अचानक से निकी को पानी में क्यों डुबो दिया? आखिर क्या है शादी की इन अजीब सी रस्मों का रहस्य? कहानी जारी रहेगी, बस आप बने रहें।